हेलो सुपरस्टार्स बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, इसके बारे में काफ़ी सुना होगा आपने, बट एक्चुअल में हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, दो वे के साथ। एक आपका होगा ऑसवाल्ड, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, उसके थ्रू, और एक हमारा होगा अवोगाद्रो के। ओके, तो हम लोग दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ना अवोगाद्रो के लॉ की, स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्ड, उसके थ्रू। ओके, तो बात करी जाए, हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोगों को किसी आर्टिकल को, किसी आइटम को, ठीक है, कंबाइन करके लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 डजन, ओके, या फिर 1 ग्रॉस। तो 1 डजन का क्या मतलब होता है, आपके पास 12 आइटम्स हैं, ओके, और 1 ग्रॉस का क्या मतलब होता है, आपके पास 144 आइटम्स हैं। या फिर आप बोलो तो आर्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप 12 चीज़ों को आप क्या बोलो, 1 डजन, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मैटर करता है, ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे वर्ड मैटर करता है। अगर आप डजन यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप 12 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, और जब आप ग्रॉस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, 144 आइटम्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। बट अगर हम बात करें वहीं पर फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सब की काउंटिंग के बारे में बात करें तो एज वी नो कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसकी जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 होता है मीटर में, ठीक है, अप्रॉक्स, समझ लो ना रेडियस उसका। तो 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि 10⁻10 मीटर, जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसको काउंट कैसे करोगे, है ना। मसला तो यार है ना, हमें तो क्या करना है, हमें तो काउंटिंग करनी है इनकी। तो काउंट कैसे करेंगे अगर इतनी छोटी हैं ये, तो इनको काउंट करने के लिए, फॉर काउंटिंग दिस, जो हमारे जो केमिस्ट लोग होते हैं, अभी मैं आपको एक डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ इसको, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास बाउल है, ठीक है, उस बाउल में आपके पास क्या है, ये आपके पास बाउल है, इसमें कुछ है आपके पास, और इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, 2 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस का आपके पास कोई भी, आपको पता होगा सब्सटेंस कैसे बोलते हैं, ठीक है। हम बेसिकली मोल के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, तो एज वी नो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होते हैं, ठीक है। एटम्स या मॉलिक्यूल के बारे में बात करी जाए तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये मैंने प्रेजेंट लिखा हुआ है, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी को, अब ये लार्ज क्वांटिटी ऐसी नहीं होगी कि कोई छोटी मोटी क्वांटिटी होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इसको हम वैसे मैनुअली काउंट नहीं कर सकते। तो इतनी लार्ज क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए, टू हैंडल दिस लार्ज क्वांटिटी, केमिस्ट लोगों ने एक नया
जो है यूनिट इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, बात ध्यान रखना, यूनिट इंट्रोड्यूस करा। क्या इंट्रोड्यूस करा? यूनिट। तो केमिस्ट लोगों ने क्या करा? इंट्रोड्यूस अ न्यू यूनिट, ठीक है, और वो यूनिट जो था उसका ही नाम था आपके पास मोल। क्लियर है? तो मोल एक यूनिट है। ओके, आपने कहाँ पर पढ़ा होगा इस चीज़ को? फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आपने इसको पढ़ा होगा, मोल के बारे में। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, तो उसमें आता होगा लास्ट के टर्म्स में आता है मोल। ओके, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इसको हम लोग MOL किससे रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय MOL। तो बेसिकली ये एक यूनिट है, जैसे कि मीटर और केजी होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होती है मोल। बट इसमें जैसे कि हमारे मीटर की एक डेफिनेशन होती है और केजी की एक डेफिनेशन होती है, मतलब 1 केजी की डेफिनेशन होती है, 1 मीटर की डेफिनेशन होती है, इसी तरीके से 1 मोल की डेफिनेशन है। ओके, तो उस पर आते हैं हम लोग। अभी बेसिकली हम लोग पहले इसके बारे में और थोड़ा सा जान लें। तो मोल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका जो मीनिंग है वो है हीप। हीप आप समझते हो ना, जैसे कोई इकट्ठा करके कोई रख देते हैं, कूड़ा करकट जैसे रख देते हैं ना, इकट्ठा करके ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? हीप। क्लियर है? ये होता है आपके पास हीप। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पाइल भी, ठीक है, इसकी मीनिंग पाइल, पाइल का मतलब सेम ही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। और हाँ, इस वाली वर्ड को, मोल को सबसे पहले जो यूज करा वो किसने करा? ऑसवाल्ड ने करा। ओके, किसने करा था? मोल वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय ऑस्टवाल्ड। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया ना ऑसवाल्ड। ओके, बट अभी हम ऑसवाल्ड का नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी हम अवोगाद्रोस के थ्रू हम इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मोल, 1 मोल, अमोल, 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 अनमोल। तो चलो, अब बहुत हो गया। मोल के बारे में बात करी जाए तो मोल की अगर डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसको आप या तो लिख लिया या फिर मैं चलो लिखता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains the same number of entities। अब यहाँ पर एंटिटीज जो हैं वो आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एसेट्रा, मतलब आयंस भी को वगैरह वगैरह को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कोई भी अदर पार्टिकल एंटिटीज एज, ठीक है, एज द नंबर ऑफ एटम्स, या फिर बोला जाए तो एंटिटीज ब्रॉडली, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो हम किसी एटम या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेंगे, और हम ब्रॉडली बोलें तो एंटिटीज के बारे में बात कर लेंगे। एंटिटीज प्रेजेंट इन 0.012 kg। ओके, बात ध्यान रखना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 12 ग्राम। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 ग्राम ले सकते हैं, सिंपल सा, ऑफ दी कार्बन 12 एटम। कार्बन 12। अब कार्बन जो हमें पता है कि कार्बन जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13, 14, ठीक है। बट कार्बन 12 जो होता है वो 99.99% पाया जाता है, इसकी अबंडेंस इतनी होती है। तो बेसिकली हमने इसको चूज़ करा। तो ये एक रेफरेंस है, जैसे कि मीटर में एक रेफरेंस होता है ना, अलॉय को हम लोग क्या मानते हैं? रेफरेंस मानते हैं। ऐसे यहाँ पे कार्बन 12 को रेफरेंस माना है। कार्बन 12 12 ग्राम में जितने भी एटम्स होंगे
वही 1 एंटिटीज़ होंगी उसमें, ठीक है, वही आपके पास क्या होंगे, उतनी ही एंटिटीज़ आपकी दूसरे अमाउंट की, जो 1 मोल के बारे में बात करी जाएगी उतने ही अमाउंट होंगे, उतनी सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्बन 12 के में कितनी एंटिटीज़ होंगी, समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ एंटिटीज़ या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कार्बन 12 में। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है सबसे पहले तो, कि हम सब लोग ये चीज़ तो जानते हैं ना, एक सेकेंड बस मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है, ओके, अब मैं 1 मोल को बहुत ही अच्छे से वो कर रहा हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 ग्राम, ठीक है, इसका वेट नापा है तो इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वही किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमें बेसिकली ये निकालना है। तो एज वी नो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरे को गिवन है। नंबर 1 कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में, ठीक है, ये रेफरेंस माना है ना हमने, वो कितने ग्राम का होगा, ठीक है, ये मुझे बताओ कितने ग्राम का माना है, 12 ग्राम का माना है ना हम लोगों ने, है ना। बेसिकली ये जो माना है वो 1 मोल कार्बन एटम के बारे में तो माना है, 12 ग्राम का होगा एक्चुअल में, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या पता है, दूसरी चीज़ मुझे ये पता है कि अगर मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में जानते हो आप, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी एक सिंगल एटम का, ओके, एक सिंगल एटम का क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अकॉर्डिंग कार्बन 12 का जो मास होता है, ठीक है, कार्बन 12 का जो मास होता है वो 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है एक, ठीक है, एक का। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो मैं बेसिकली निकाल सकता हूं कि 1 मोल में कितने एटम होंगे, है ना, या कितने आपके पास एंटी पार्टिकल्स होंगे। अब बेसिकली जो 1 मोल है वो क्या है, 1 मोल जो है, ठीक है, काफ़ी सारे पार्टिकल्स का ही तो मास है। इसमें जो आपके पास काफ़ी सारी यहाँ पर जो ये होंगे आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 होगा, तो इसमें काफ़ी सारे एटम्स या कोई भी पार्टिकल होंगे, तो उनका ही तो मास आपके पास क्या है, 1 मोल है यहाँ पर, जो कि किसके बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है। समझ रहे हो ना क्लियरली। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाऊँ सिंपली, ठीक है, बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड जो आप पढ़ा होगा आपने कि अगर 10 टेबल्स जो हैं वो इतने रुपए की हैं तो 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप पहले 1 टेबल की कॉस्ट निकालते हो। तो सेम टू सेम उसी तरीके से है यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि 1.992, ठीक है, वेट अ मिनट, (9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये किसका मास है, 1 एटम का मास है ना आपके पास, ओके। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, 1/1.9926 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 ग्राम के बारे में पता पड़ गया हमें, सिंपल सा एटम्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा ही तो हो जाएंगे 1 ग्राम में। अब बात करिए यहाँ पे कि 1 मोल
1 मोल मतलब कि 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यहाँ पे कार्बन 12 की ही बात हो रही है, सिंपल सा। इतना तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा क्योंकि 1 मोल तो हमने उसी को रेफरेंस माना है। तो 12 बाय 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 इतने एटम्स हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बाय 1.9926 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, इसे डिलीट करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने एटम्स होते हैं आपके पास, ओके, इतने एटम्स हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर या फिर कांस्टेंट, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर या कांस्टेंट। इसी वजह से इसको हम लोग अवोगाद्रो की वो बोलते हैं, ठीक है। अवोगाद्रो के थ्रू हमने इसको डिफाइन करा है, नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि 1 मोल में कितने एटम्स हैं। 1 मोल में अगर मैं एटम्स निकालूं या फिर कितनी भी एंटिटीज निकालूं, वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो जाएंगे। यहाँ से हमें समझ में आ गया एक चीज़, तो इसको नोट कर लो, इस वाली चीज़ को, ठीक है। और इसी को हम लोग Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Na, ओके। तो 1 मोल में कितने हो गए Na पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स होना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो 1 मोल में आपके पास कितने हो गए Na पार्टिकल्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने सबसे पहले कि ऑसवाल्ड और अवोगाद्रो के थ्रू हमने इसको डिफाइन करा, ठीक है। यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि हमें किस तरीके से ज़रूरत पड़ी 1 मोल की, ओके। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी, अब उस डेफिनेशन का यूज़ कर हमने यहाँ पर इसके निकाल लिया कि 1 मोल में कितने पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। अभी मैंने पिछले उसमें बोला, अभी आपको ध्यान होगा तो अवोगाद्रो नंबर और अवोगाद्रो कांस्टेंट, इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक तो था अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, एक था अवोगाद्रोस नंबर और एक था अवोगाद्रोस कांस्टेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो अवोगाद्रोस जो नंबर होता है, ठीक है, वो भी Na के बराबर होता है, ओके। और अवोगाद्रो कांस्टेंट जो होता है वो भी Na के बराबर होता है, ठीक है। दोनों में ही कितने होते हैं 0.6.022 इंटू 10⁻23। बट इसमें फ़र्क क्या होता है कांस्टेंट में कि इस नंबर की कोई यूनिट हो सकती है, नहीं होती ना नंबर की कोई यूनिट। तो कांस्टेंट इसकी जो होती है वो यूनिट होती है पर मोल, ठीक है। तो इसका जो होता है इसमें बस यही डिफरेंस होता है कि कांस्टेंट की इसकी यूनिट होती है और इसकी यूनिट नहीं होती। क्लियर है? तो अवोगाद्रो नंबर और कांस्टेंट में ये डिफरेंस होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, सिंपल सा, ओके। तो हमें यहाँ तक क्या पता पड़ गया कि अ मोल, ठीक है, 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके। हमें ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई है अभी तक, ओके। अब एक चीज़ और यहाँ पर मेन चीज़ है, ठीक है। अगर हम बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, सिंपल सा, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जो हमें ध्यान में रखना होता है वो ये है कि द टाइप ऑफ एंटिटीज डेजिग्नेशन इज यूज्ड, ठीक है। जब हम मोल वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं,
ठीक है, तो हमें एंटिटी को स्पेसिफाइड करना पड़ता है, ओके, कि वो आयन है, मॉलिक्यूल है, एटम है, या कोई पार्टिकल है, या कोई एक सब्सटेंस है, एक मोल। तो समझ रहे हो ना, तो एंटिटी को हमें स्पेसिफाइड करना ही पड़ेगा। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है अभी बताता हूँ आपको। देखो, बहुत जल्दी एग्री करोगे आप इस बात से कि अगर मेरे पास लेट सपोज गिवन है ये, ठीक है, या फिर मैंने माना है, लेट भी करा है मैंने, ये माना है कि एक मोल, अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होते हैं ना, डाइएटोमिक होते हैं ये। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें कितने मैंने माने, इसमें कितने होंगे आपको बताओ, इतने ही तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम। जहाँ पर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मॉलिक्यूल ही यूज़ होगा। अब बात करी जाए यहाँ पर कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करी जाए, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करी जाए, तो इसमें कितने एटम्स हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कितने एटम्स हैं। इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करूं, ठीक है, O के बारे में बात करूं, सिंपल सा O के बारे में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम। क्लियर है, आई थिंक आपको यहाँ पर ही क्लियर हो गया वो बहुत अच्छी तरीके से, ये 2 क्यों आया। अगर आप पहले से ही मान के बैठे हुए हो मॉलिक्यूल के बारे में, ओके, तो फिर यहाँ पर मसला होगा क्रिएट।